सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बात करेंगे बाबा साहब का ऐसा भाषण जो बाबा साहब ने 17 सितंबर 1943 को दिया था। आज का भाषण, आज का जो विषय है, संसदीय जनतंत्र क्यों असफल हुआ, कामगारों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कठिन विषय आपको लगता होगा और कठिन विषय बुद्धिजीवियों के लिए उनका सबसे पसंदीदा विषय होता है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो बुद्धिजीवी साथी होते हैं। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि यदि आप बुद्धिजीवी साथी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लंबा होने के बावजूद आप पूरा जरूर सुनेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय, सरकार पर कब्जा करना कामगारों का लक्ष्य हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 379 से 384 तक, 384 तक, 379 टू 384, ये पेज नंबर पर 5 पेज का आज स्पीच हम लेकर उपस्थित हुई है। द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर संस्था की ओर से 8 से 17 सितंबर 1943 के दरमियान दिल्ली में द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्टडी कैंप आयोजित किया गया था। 17 सितंबर 1943 को हुए इस कार्यक्रम के आखिरी सत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण किया। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, अब हम सीधे आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आपके सचिव साहब ने, अर्थात सचिव की बात यहाँ पर जब आई है, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स स्टडी कैंप, इस जो ये संगठन है, इस संगठन के जो सचिव हैं, उनकी बात बाबा साहब कहते हैं कि आपके सचिव साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपसे 2 शब्द कहूँ, इसका मुझे बहुत आनंद है। 2 वजहों से मैं इस उधेड़ बुन में था कि मुझे ये आमंत्रण स्वीकारना चाहिए या नहीं। ऐसा है कि सरकार के लिए वचनकारी हो, ऐसा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि कामगारों की आर्थिक मांगों के जिस मसले में आपकी दिलचस्पी है, उसके बारे में भी मैं बहुत कम बोल पाऊंगा। सच बताऊं तो मेरे हाँ कहने तक आपके सचिव वहां से हिलने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए मैंने हाँ कही। जाहिर है कि मुझे ये लगा था कि श्रमिक आंदोलनों के बारे में मेरे मन में जो विचार आते हैं उन्हें व्यक्त करने का ये बहुत अच्छा मौका है, और कामगारों के आर्थिक मसलों को लेकर होने वाले आंदोलनों में ही उनकी दिलचस्पी होती है। उन्हें भी मेरी राय हो सकता है कि कुछ हिस्सा सही लगे। हालांकि इस मसले का आज का स्वरूप जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। समझ सकते हैं, इतिहास जानना हर बुद्धिजीवी का परम दायित्व है, और इतिहास जानने के लिए यहाँ पर बाबा साहब के स्पीचेज के माध्यम से, निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, ये आपके लिए, हम सभी के लिए सुनहरा मौका है कि हम इतिहास को जानें। बाबा साहब कहते हैं कि मानव समाज की शासन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण फर्क आए हैं। एक जमाना ऐसा था कि जब जुल्मी राजाओं की अनियंत्रित सत्ता ही सरकार का एकमात्र स्वरूप था। कई सालों के खूनी संघर्ष के बाद हालात बदले और संसदीय जनतंत्र आया। ये पद्धति सभी शासन प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। विश्वास था कि हर मानव को आज़ादी, संपत्ति और सुख प्राप्त करने का अधिकार देने वाला सहस्त्र हम निर्माण करने जा रहे हैं। इस उम्मीद को जगाने वाले कुछ कारण भी थे। जनता की अव्यक्त इच्छाओं को मूर्त रूप देने वाला विधिमंडल इस पद्धति में है, उसके लिए जिम्मेदार कार्यकारी मंडल है, और उससे परे इन दोनों पर ध्यान रखकर उस पर नियंत्रण रखने वाला न्याय मंडल भी है। तो किस तरह से बाबा साहब कहते हैं, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ये लोकतंत्र की पहचान है मेरे साथियों।
बाबा साहब कहते हैं कि लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई गई सरकार, लोकप्रिय सरकार की सभी खासियतें संसदीय जनतंत्र में है। जनता के वास्तविक राज के लिए जरूरी सभी गुण इस पद्धति में अर्थात संसदीय जनतंत्र में दिखाई देते हैं। इसीलिए सार्वजनिक रूप से इस प्रणाली के लागू होकर अभी पूरा शतक भी नहीं गुजरा और उसे लेकर सब ओर हल्ला मचा हुआ है। देखकर आश्चर्य महसूस होना स्वाभाविक है। इटली, स्पेन, जर्मनी हो या रूस, इन सभी देशों में इस पद्धति के खिलाफ जोरदार विद्रोह हुए हैं। यानी कि इन देशों में इटली, स्पेन, जर्मनी और रूस, इन 4 देशों की बात बाबा साहब करते हैं। इन देशों में संसदीय जनतंत्र के खिलाफ जोरदार विद्रोह हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत कम देश हैं जिनमें इस प्रणाली को लेकर शिकायतें नहीं हैं। ऐसा क्यों है, ये सोचने की बात। अन्य किसी भी देश में इस सवाल पर सोचने की जितनी जरूरत है उससे अधिक वह भारत में है। चर्चा है कि भारत में संसदीय जनतंत्र होना चाहिए, लेकिन किसी तरह वे लोग व्यक्ति के निर्भयता के साथ ये बताने की जरूरत है इस राह को अपनाने में जोखिम है। पहली नजर में लगता है कि उसके अनुसार ये पद्धति सर्वोत्तम नहीं है। संसदीय जनतंत्र असफल क्यों हुआ? इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने इस बिंदु को रेखांकित किया मेरे साथियों, कि संसदीय जनतंत्र असफल क्यों हुआ जबकि यह सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है। तब बाबा साहब कहते हैं कि तानाशाह के राष्ट्रों में वह इसलिए सफल रही क्योंकि इसे फटाफट काम करने की आदत नहीं, लेट लतीफी पर उसने मानो कसम खाई है। जो कानून बनाना विधिमंडल को जरूरी लगता है उन्हें बनाने से विधिमंडल इनकार कर सकता है। विधिमंडल अगर उन्हें स्थगित न करे तो न्यायपालिका उन्हें गैर कानूनी करार देकर स्थगित कर सकती है। संसदीय जनतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। तानाशाही वाले इटली, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों में संसदीय जनतंत्र अविश्वसनीय संस्था मानी जाती है। लेकिन अगर तानाशाही इस प्रणाली को बुराई करते होते तो अलग बात होती, क्योंकि तानाशाह द्वारा किया गया जनतंत्र का विरोध सही मायनों में विरोध नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिदृश्य में सम्मानित साथियों, भारत में जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र कहीं तानाशाह शासक जैसा माहौल तो नहीं है। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार को आप दे सकते हैं। आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ ऐसा लगता है कि बाबा साहब के द्वारा यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल से भारत की वर्तमान परिस्थितियाँ अगर मैच करती हैं तो सामान्य साथियों आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया अपना कमेंट सेक्शन में जरूर देने का कष्ट करें। बाबा साहब ने उल्टे तानाशाही पर प्रभावी नियंत्रण रख पाएगी, इसलिए भी लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वागत किया जाएगा। दुर्भाग्य से जिन देशों के लोग तानाशाही का विरोध करते हैं वहां भी संसदीय जनतंत्र को लेकर असंतोष है। संसदीय जनतंत्र के लिए ये स्थिति चिंताजनक है। वह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी इसलिए है क्योंकि संसदीय जनतंत्र की गति थमी नहीं है। 3 दिशाओं में उसका विकास हुआ है। पहली, उसकी सभी व्यक्तियों के लिए समान राजनीतिक अधिकार हों, इस सोच में निरंतर वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है कि इस प्रणाली को अपनाने वाले हर राष्ट्र में सभी को सार्वजनिक मतदान के तहत मतदान का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि इसमें आर्थिक और सामाजिक समता को मान्यता मिली हुई है। तीसरी बात यह है कि यह भी माना जा चुका है कि समाज विरोधी संगठित संस्थाएं अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए घेरेंगी नहीं। संसदीय जनतंत्र ने आर्थिक विषमता पर ध्यान नहीं दिया, साथ ही इस बात के बारे में भी नहीं सोचा कि करार की आज़ादी कहीं उन दलों के लिए अन्यायकारी तो साबित नहीं होगी। करार करने की आज़ादी के कारण दुर्बलों को उनके हकों से वंचित रखने का मौका सशक्तों को मिला है, इस बारे में भी सोचा नहीं गया।
इसके बावजूद जनतंत्र को अपनाने वाले कई राष्ट्रों में इस प्रणाली को लेकर असंतोष है। जाहिर है कि ये विरोध तानाशाही के विरोध से अलग है। बहुत अधिक विस्तार में ना जाते हुए संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आम जनता का सुख संपत्ति स्वतंत्रता का लाभ इसके जरिए अभी भी नहीं होता है। यही एहसास इस असंतोष की जड़ है। अगर ये सब हो तो संसदीय जनतंत्र की असफलता के कारण हमें जानने होंगे। बाबा साहब कहते हैं, मेरी राय में इस असफलता के कारण क्या है, सामान्य साथियों जरूर जानने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब कहते हैं, सबसे नंबर 1 पर है गलत सोच, नंबर 2 है संगठन दोष। सोचने के गलत तरीकों के 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। विद एग्जाम्पल बाबा साहब अपनी बात को समझाते हैं। कहते हैं, इस प्रणाली में करार की आज़ादी को बहुत अधिक महत्व दिया गया, इसी कारण ये पद्धति असफल रही। आज़ादी के बहाने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इस दौरान सामाजिक विषमता और इसके परिणामों के बारे में सोचा नहीं गया। विषम पक्षों में जब करार किए जाते हैं तब वे अन्यायपूर्ण होते हैं, इस बात को नज़रअंदाज किया गया। इससे सबलों को दुर्बलों को फंसाने का मौका मिलता है, इसकी किसी ने परवाह नहीं की है। परिणाम स्वरूप आज़ादी दिलाने वाले संसदीय जनतंत्र ने गरीबों के दुखों में इजाफा किया है। इस सोच में एक और खामी थी, कोई ये नहीं समझ पाया कि सामाजिक और आर्थिक समता ना हो तो केवल राजनीतिक समता का कोई फायदा नहीं। सामान्य साथियों, इस कोटेशन को समझना होगा। इस कोटेशन के सहारे हम समाज को जागरूक करने की चेष्टा करते हैं। संसदीय जनतंत्र को लागू करते समय कौन सी खामी रह गई? बाबा साहब ने कहा यहां पर कि कोई ये समझ नहीं पाया कि सामाजिक और आर्थिक समता न हो तो केवल राजनीतिक समता का कोई फायदा नहीं। यानी कि बाबा साहब का कहना है कि सामाजिक समता होनी चाहिए, पहले आर्थिक समता होनी चाहिए और उसके बाद राजनीतिक समता स्थापित होनी चाहिए। कुछ लोग मेरे इस कथन से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इंग्लैंड और अमेरिका देशों में संसदीय जनतंत्र असफल नहीं रहा, लेकिन इटली, जर्मनी, एशिया में वह असफल रहा। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि वहां आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र अधिक था। असल में जनतंत्र के मायने है समता। संसदीय जनतंत्र ने आजादी की जयकार जरूर की, लेकिन वास्तव में असली समानता से सरसरा परिचय भी प्राप्त नहीं किया। समता का महत्व समझ ना पाने के कारण वह आजादी और समता का मेल नहीं करा सका। परिणाम स्वरूप आजादी के अंग समता नष्ट हुई और विषमता बढ़ी। हालांकि सोच की त्रुटियों से अधिक संगठन की त्रुटियों के कारण असफलताओं का मुंह देखना पड़ा है। सभी राजनीतिक समाज को शासनकर्ता और जनता इन 2 वर्गों में बांटते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बात यहीं तक सीमित रहती तब भी गनीमत थी, लेकिन बात और आगे बढ़ती है और ये 2 वर्ग इस कद्र विभाजित हो जाते हैं कि समाज के विशिष्ट वर्ग से ही राज्यकर्ता चुने जाते हैं। आम जनता अपनी जगह ही रह जाती है। जनता राज नहीं चलाती, वह केवल शासन संस्था की स्थापना करती है। उसके बाद वह निर्लिप्त रहती है, भूल जाती है कि उसका राज्य है। इस कारण संसदीय जनतंत्र कभी जनता के राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। मेरे सम्मानित साथियों, वर्तमान परिदृश्य में आप जरूर सोचें कि क्या जनता वोट देने के बाद ये भूल जाती है, क्या निगरानी करना भूल जाती है कि ये जो वर्तमान में 5 साल की सरकार आपने चुनी है, वो सरकार आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का काम कर रही है या नहीं, या सिर्फ कुछ ही लालच देकर, जिस तरह से वर्तमान में राशन की बात आप कह सकते हैं, ऐसी बातें भी यहां पर जोड़कर आप देख सकते हैं। सामान्य साथियों, संसदीय जनतंत्र असफल क्यों हुआ और आज वर्तमान में आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि संसदीय जनतंत्र लोकतंत्र भारत का सफल है? बाबा साहब का यदि आपने अभिप्राय ध्यान से समझा होगा तो निश्चित रूप से आप सटीक विश्लेषण कर लेंगे और आपके सटीक विश्लेषण का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।
संक्षेप में, बाह्य रूप भले जनता के राज का हो, असल में वह परंपरागत रूप से चला आया एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन ही है। इन दोनों के कारण ही संसदीय जनतंत्र असफल रहा, जनता की सुख की कामना पूरी नहीं कर सका। फिर सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गरीबों का, जनता का, दलितों का, श्रमिकों का संसदीय जनतंत्र ने हित नहीं किया, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए खुद वही जिम्मेदार हैं। ऐसा है कि मानवीय जीवन की नींव आर्थिक है, ये क्या बे नहीं भूले हैं। हाल ही में मैंने आर्थिक मानवाचा मृत्यु, आर्थिक मानव की मृत्यु नाम की किताब देखी, लेकिन आर्थिक मानव अभी तक जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी मौत का सवाल ही नहीं उठता। केवल अनाज के सहारे इंसान जीता नहीं मेरे साथियों। हम कह सकते हैं केवल राशन के सहारे इंसान नहीं जीता है, ये बाबा साहब का कथन है। मार्क्स के समीक्षकों का, अर्थात कार्ल मार्क्स की बात हो रही है, समीक्षकों द्वारा उसे जो उलाहना दिया, दुर्भाग्य से वही सही है। कार्लाइल ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं कि सुअर की तरह मोटा होते जाना ही मानवीय संस्कृति का लक्ष्य नहीं है, लेकिन मोटे होना तो दूर, कामगारों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि बाकी सभी बातों को छोड़कर कामगारों को पहले अपने अनाज के बारे में ही सोचना चाहिए। मानवीय जीवन की नींव आर्थिक है और इसलिए आर्थिक हालत के अनुसार ही इतिहास बनता है। ये सोच कार्ल मार्क्स ने जब से दुनिया के सामने रखी, तब से उस सोच को लेकर कई विवाद हुए हैं। मेरी राय में एक सिद्धांत के रूप में ही केवल उसने ये सोच प्रस्तुत नहीं की, बल्कि उसके जरिए कामगारों को सीख दी है कि जिस प्रकार वरिष्ठ वर्ग आर्थिक मसलों को प्रधानता देते हैं, उसी प्रकार अगर कामगार भी दें तो इतिहास आर्थिक जीवन का प्रतिबिंब बनेगा। आर्थिक स्थितियों का समाज की रचना पर जो प्रभाव है, उसका महत्व पर कामगारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हमें कभी सच नहीं लगता। शासन पद्धतियों से संबंधित साहित्य उन्होंने पढ़ा नहीं है। रूसों की सामाजिक करार, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिबर्टी, कार्ल मार्क्स को कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 13वें पोप लुई की कामगारों की स्थिति और जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता लिबर्टी, ये 4 किताबें श्रमिकों को पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं पक्का जानता हूँ कि ये श्रमिक इस बात को महत्व ही नहीं देंगे। राजा और रानी की कहानियाँ पढ़ने का शौक उन्होंने शुरू से पाल रखा है। असल में उनका अपराध इससे भी गंभीर है। राज्य पर कब्जा करने की कल्पना तक अब तक उन्होंने मन में पैदा नहीं की है। इतना ही नहीं, वे ये बात भी नहीं जान पा रहे हैं कि अपनी हित साधना किसके लिए शासन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वे इस बात पर सोचते ही नहीं। आज तक की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण की घटनाओं में से ये भी एक घटना है। उनका पूरा संगठन कौशल केवल ट्रेड यूनियन जैसे आर्थिक मांगों तक सीमित संस्थाओं में खर्च हो रहा है। मैं खुद ट्रेड यूनियनों के खिलाफ नहीं हूँ, वे उपयोगी हैं, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि उनकी उपयोगिता सीमित है। श्रमिकों की सभी समस्याएं वे हल नहीं कर सकती, भले कितनी भी संगठित और बलवान ही क्यों ना हो। पूंजीपतियों को बेपूंजीवादी समाज व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उनके साथ अगर मजदूरों की सरकार की ताकत होती तो बात अलग होती। इसीलिए श्रमिकों को सत्ता प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य पालना चाहिए, वरना ट्रेड यूनियन की पूरी ताकत कार्यकर्ताओं के टंटे निपटाने में ही खत्म हो जाएगी। कामगारों के हित की बात उपेक्षित रह जाएगी। राष्ट्रवाद के नाम से लोग उन्हें अलग राह पर ले जा सकते हैं। श्रमिकों का ये तीसरा बड़ा दोष है। पहले ही वे गरीबी का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम से उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ता है। हालांकि एक और बात के बारे में उन्होंने पहले से नहीं सोचा है, और वह बात है श्रमिकों के स्वार्थ त्याग से राष्ट्रवाद की विजय होने के बावजूद क्या श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक क्षमता मिलेगी, इस बात पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। किस तरह से मजदूरों को, कामगारों को बाबा साहब जगाने का काम करें मेरे साथियों। और वर्तमान परिदृश्य में आज का जो स्पीच आप देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, समझने की जो कोशिश कर रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं वर्तमान परिदृश्य में बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं क्या।
ऐसा लग रहा है कि आज ही बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं और वर्तमान परिदृश्य पे लगभग सटीक बैठता जा रहा होगा। बाबा साहब कहते हैं उनके त्याग पर जो राष्ट्रवाद पलता है, किनके त्याग पर? कामगारों के त्याग पर, वही उनका प्रमुख दुश्मन बनता है। उनका सबसे अधिक शोषण इसी कारण होता है। इसीलिए कामगार अगर संसदीय जनतंत्र के तहत ही रहना चाहते हो तो उन्हें इस व्यवस्था का उपयोग अपने लिए सर्वाधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हिंदुस्तान को दो बातों की जरूरत है। केवल आर्थिक मांगों के लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना करने का लक्ष्य रखने के बजाय सरकार बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस दल का एक काम यह भी होगा कि वह ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाएगा। ऐसे दल को चाहिए कि वह कामगारों के प्रतिनिधि कहलाने वाले कार्यकर्ताओं के एकाधिकार को खत्म करे, साथ ही थोड़े और तात्कालिक लाभ के लिए अंतिम लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने की मानसिकता को त्याग देना चाहिए। साथ ही उसे हिंदू महासभा या कांग्रेस जैसे जाति और पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से निर्लिप्त रहना होगा। भले ये दल जताते हो कि वे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वे लड़ रहे हैं, उनके दिखावटी रूप से प्रभावित हुए बगैर उनसे अलग रहना होगा। कांग्रेस और हिंदू महासभा के चंगुल से छूटेंगे तो हिंदी आज़ादी की लड़ाई में वे दोगुने जोश के साथ शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रवाद के नाम से मची धोखाधड़ी को भी रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उपलब्ध मार्ग एक ही है, अपने राजनीतिक दल की स्थापना करना। मजदूरों से बाबा साहब ने कह दिया, कामगारों से बाबा साहब ने कह दिया कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी स्थापित करें, राजनीतिक दल स्थापित करें। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि इससे हिंदू राजनीति में बुद्धिवाद का भाव कम होगा। कांग्रेस इतराती है कि उसकी राजनीति क्रांतिवादी है, कुछ लोग इसी कारण उसके अनुयायी बन जाते हैं। ये बात सच है, हालांकि आगे उसे कुछ हासिल नहीं होता, ये बात भी उतनी ही सच है। वजह यही है कि प्रतिस्पर्धियों के अभाव में कांग्रेस में कभी बुद्धिवाद नहीं पनपा। पिछले 20 वर्षों की ये कमी कामगारों के दल से पूरी होगी। हिंदी श्रमिकों को एक और बात सीखनी होगी, उन्हें जानना होगा कि बिन ज्ञान सब शून्य, ज्ञान के बगैर कोई सामर्थ्य नहीं। वे जब अपना मसला लेकर लोगों के सामने जाएंगे तब लोग उनसे जरूर पूछेंगे कि क्या राज चलाने की उनमें काबिलियत है। उस वक्त ये जवाब देकर काफ़ी नहीं होगा कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही गलतियाँ होंगी जितनी बाकी लोगों से होती रही हैं। उन्हें दूसरे आगे जाकर ये साबित करना होगा कि ऊंचे वर्ग से भी वे अधिक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। कामगारों की शासन प्रणाली अन्य वर्गों की तुलना में मुश्किल ही होगी, क्योंकि आर्थिक योजना की बुनियाद पर बनेगा। अन्य पद्धतियों से इसमें ज्ञान की जरूरत अधिक है। दुर्भाग्य ये है कि हिंदी श्रमिकों को अब तक पढ़ाई की जरूरत का अभी तक पता नहीं चला है। मिल मालिकों को गालियां देने के अलावा श्रमिक कार्यकर्ताओं ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए पढ़ाई मंडल स्थापन का काम किया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने यह बड़ी संतोषजनक बात की है। इसी के सारे श्रमिकों में राज चलाने की काबिलियत पैदा होगी। कामगारों का पृथक पक्ष स्थापना करने की जरूरत से इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर सहमत होगा, मुझे यही उम्मीद है। श्रमिकों में शासकों की योग्यता निर्माण करने के लिए वे फेडरेशन को धन्यवाद देंगे। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संसदीय जनतंत्र की असफलता के क्या कारण बताए हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बिन ज्ञान सब शून्य और राष्ट्रवाद पर क्या व्याख्या किया है? सामान्य साथियों, इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बुद्धिजीवी होने के नाते आपने अंत तक जरूर समझा होगा। सामान्य साथियों, आपने जरूर महसूस किया होगा कि समाज को वर्तमान परिदृश्य में बाबा साहब के इस स्पीच को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है। आप अपने स्तर से इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को न सिर्फ जन जन तक शेयर करने का काम करें, पहुंचाने का कार्य करें, बल्कि फोन कर के लोगों को ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। समाज को जागरूक करना मैं समझता हूं कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के बराबर है। इसलिए सामान्य साथियों, आपसे निवेदन है, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।